अब देखिए बेटा, आप लोग के पास एक नया लास्ट टॉपिक आया है, रेंसिडिटी। कोरोजन मैंने आपको बता दिया था। अब आपके पास आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है जिसमें बहुत ही खराब सी स्मेल आए। आप स्मेल बोल दो या केमिस्ट्री की भाषा में ऑर्डर बोल दो, ODOUR वाला नहीं, ODOUR, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब होता है कोई चीज बासी हो जाना, कोई चीज खटास आ जाना, कोई कड़वी हो जाना, कोई चीज, ठीक है, उसे रेंसिडिटी कहते हैं। कोरोजन पढ़ा था, कोरोजन का मतलब था रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी। तो देखिए रेंसिडिटी का मतलब यहाँ पे लिखा है, तो रेंसिडिटी में लिखा है बेटा अनप्लीजेंट स्मेल ऑर्डर। आप चाहे इसको बेटा स्मेल बोल दो, चाहे ऑर्डर बोल दो। देखिए स्मेल या ऑर्डर ये दोनों एक ही चीज है। ऑर्डर का मतलब भी होता है स्मेल, और स्मेल तो आप जानते हैं क्या होती है, स्मेल किसे कहते हैं? अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब होता है बहुत ही बेकार सी, जिसको बोलते हैं स्मेल। ये कैसे आती है, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है बेटा हम लोग को, जैसे कि हम फूड आइटम आपने देखे होंगे किचन वगैरह में, जैसे कि रात भर अगर हम फूड आइटम्स को ऐसे ही खुला छोड़ दे तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगता है। पूरी तरीके से भी होगा और पूरी तरीके से नहीं भी होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होने लगेगा, तो उस वजह से उस फूड्स के अंदर थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, या आप ये भी कह लो बहुत ही खराब सी स्मेल आने लगती है। तो उसको हम नहीं खाते क्योंकि बासी हो चुका होता। अगर फूड आइटम आप बेटा कहीं भी ऐसे ही खुला छोड़ दो या लाइट के एक्सपोजर में छोड़ दो, लाइट पड़ रही है ऐसे ही खुला हुआ है, तो उसमें क्या होगा? उसमें खराबी आ जाएगी, उसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट होने लगेगा। उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी का मतलब समझ में आ रहा है ना? अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट का मतलब बहुत ही खराब सी स्मेल आने वाला, उसे कहते हैं रेंसिडिटी। कुछ लोग इसको कड़वा बोलेंगे, खटास बोल देंगे, ऐसी चीज होती है। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये होता है क्या। चलिए देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर और बाय बैक्टीरियल एक्शन। ये कह रहे हैं, जो भी हमने आपको बात बताई, ये कह रहे हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन होता भी है और नहीं भी होता है। हाइड्रोलिसिस की और हाइड्रोलिसिस भी होता है। हाइड्रोलिसिस यानी कि अगर उस चीज पे खुली हुई कोई फूड आइटम है, अगर उसके ऊपर हाइड्रोलिसिस होने लगेगा उसके फैट्स और ऑयल से, तो वहां पे क्या होने लगेगा? आप सपोज करो जैसे कि कोई चीज खाने पीने की है, उसको खुला छोड़ दे या फ्रिज वगैरह में ऐसे रख दो खुला छोड़ के, रोटी वगैरह रख दो ऐसी खुली छोड़ के, तो क्या होगा? उसमें एक सी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगेगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अब ये लास्ट टॉपिक है, अब इसमें नहीं बताऊंगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो उसके फैट्स एंड ऑयल से क्या होने लगेगा? ऑक्सीडेशन होने लगेगा। यानी कि क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब कोई चीज घटने लगेगी, कोई चीज खराब होने लगेगी, ऑक्सीडाइज होने लगेगी। जैसे कोरोजन में रस्ट लग रहा था, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा था। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है कोई चीज का लॉस होना, ठीक। तो यहाँ पे भी फैट्स एंड ऑयल की मदद से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने लगेगा, और या आप ये भी कह सकते हो कोई बैक्टीरियल एक्शन की वजह से भी होने लगेगा। अगर कोई चीज खुली छोड़ोगे, ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल यानी कि आसपास की चीजों से मॉइस्चर वगैरह लेके वो क्या करेगा? उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर देगा और ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर आप हवा में खुला ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा? तो उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टार्ट होने लगेगा। किससे? बाय बैक्टीरियल एक्शन से। अच्छा सर, इसको रेंसिडिटी को हम अब प्रोटेक्ट कैसे करें, कैसे बचाएं, बताइए। प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा हम लोग इसमें यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट या प्रिवेंट। प्रोटेक्ट प्रिवेंट एक ही वर्ड है, कैसे हम प्रिवेंट करें? तो बेटा में लिखा है एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट के अंदर फैट्स एंड ऑयल होता है मात्रा में, जो इसका ऑक्सीडेशन होने से, रेंसिड होने से, कड़वापन आने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, मैं आगे बाद में और बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझो, आपके इतने क्लास में इतना ही है कि एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो हम लोग किसी फूड आइटम में मिला देते हैं तो उसमें अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप मार्केट से कोई दुकान से चिप्स वगैरह खरीदते हो तो उसके अंदर जैसे कि कोई भी चिप्स हुआ, लेज हुआ, अंकल चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एयर होती है। वो एयर क्यों डालते हैं बेटा? उसके अंदर ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना होने लगे, खराब ना होने लगे।
इसलिए उस पैकेट के अंदर जो एयर होती है वो हवा में ऐसी एयर नहीं होती कि ऑक्सीजन ली और डाल दी, वो स्पेशल एयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस उस चिप्स के अंदर, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं फ्लश करने के लिए, ताकि ये कम से कम महीना साल भर तक के चलता रहे, खराब ना हो। अगर ऐसे ही एयरवेज नहीं भरेंगे तो भी एक ऐसा तो है नहीं कि आज हमने खरीदा और कल बिक जाएगा या आज ही बिक जाएगा। अगर किसी के पास कोई चीज नहीं बिकी, वो चीज आइटम रखा हुआ है तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं और वो भी काम करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह। तो इसीलिए कहा गया है इन सबको, एसिडिटी को अगर बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है बेटा रोकना। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, रेसिडिटी समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, रेसिडिटी के नीचे आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, तो हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट आंसर लिखा है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिखा है यहाँ पे, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन इट्स आयरन नेल डिप। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्यों चेंज होगा जब आयरन नेल डालेंगे? आयरन नेल यानी कि कील डालेंगे तो क्यों चेंज होगा? अरे आपको मालूम है कि भैया रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या है? बिकॉज इट डिस्प्लेसेस द कॉपर, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू किसके मुकाबले? कॉपर के मुकाबले। रिएक्टिविटी सीरीज बताइए, जो ऊपर एलिमेंट है हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट सब रिएक्टिव, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। इसलिए आयरन नेल समझ रहे ना, कील जिसको बोलते हैं CuSO4 के सोल्यूशन में। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताइए एक्टिविटी 1.10 देख के। 1.10 में क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है? अगर है तो कौन सा था? ये था Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या बनेगा? Na2 और क्या बनेगा यहाँ पे? सॉरी, Na2 है ये और SO4 है, BS और Cl2। तो यहाँ पे बनेगा Ba और SO4। यहां से निकलेगा हमारे पास BaSO4 और 2 Na और 2 Cl थे, तो 2 आगे कॉमन लगा दिया, NaCl निकल गया। ये किसका रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिएक्शन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। आपको ऐसी एक रिएक्शन दी होगी, 4Na+O2 बना होगा, सोडियम ऑक्साइड बना होगा, Na2O बना होगा। ये तो आप बैलेंस कर लेंगे, 4 2 3 जितना लगाना होगा। 3 मेथड बताए हैं आपको। कौन कौन से मेथड बताए हमने आपको? एक हिट एंड ट्रायल मेथड बताया है, एक साइमल्टेनियसली मैथमेटिक्स से ABCD करके लिख लो, या एक हमने बताया आपको मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन करके। तो सिर्फ इसमें इतना पूछना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो भैया यहाँ पे ये ऑक्सीजन जाके इसके अंदर चिपके जा रहे हैं, तभी तो Na2O बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे द सोडियम फर्स्ट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को, ये सोडियम ऑक्सीजन को गेन ही तो कर रहा है और गेन करने को कहते हैं ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब CuO+H2 क्या बनाएगा? Cu+H2O। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? कॉपर अलग निकल आएगा, हाइड्रोजन वाटर, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो यहां से ये इसमें ये मिलके ये निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी कोई डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन हो रही है। रिएक्टिविटी सीरीज को देख के हम बता सकते हैं कि कौन हाइड्रोजन एलिमेंट के ऊपर रखा है तो वो वाला डिस्प्लेस कर देगा। तो आप देख लिएगा कौन ऊपर रखा हुआ है वो डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां से पता करना है कि ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस है। पहली वाली तो ऑक्सीडाइज थी, गेन कर रहा था। और रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब अगर यहाँ पे था गेन करना, ऑक्सीजन गेन करना, तो रिड्यूस का मतलब होगा लॉस करना ऑक्सीजन यहाँ पे। तो देखिए कॉपर यहाँ से क्या कर रहा है? अपना ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। और देख किसको रहा है? इस हाइड्रोजन को। तो क्या लिखेंगे? रिड्यूस्ड। क्या लिखेंगे? रिड्यूस। कॉपर इज रिड्यूस, अपना ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को। तो कॉपर इज रिड्यूस ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इतनी समझ में आई। डेंसिटी क्वेश्चन आंसर आपके हो गए। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, इसको नोट करिए जल्दी से। फिर
अब देखिए बेटा, आपकी लास्ट एक्सरसाइज आई है, ऑलरेडी आपका चैप्टर फिनिश हो गया, बस ये लास्ट एक्सरसाइज आपकी बची है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन बेटा हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखा है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन ये दिया है आपका कि आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके एनसीईआरटी में, देखना उन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिविंग बिलो इन इनकरेक्ट। कौन सा इसमें ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, वो आप हमको बताइए। एक जगह पे आपको पहला ऑप्शन जो दिया होगा ए करके, फर्स्ट करके दिया होगा, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड हमारा रिड्यूस हो रहा है? फिर दूसरा जो दिया है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, दूसरा ऑप्शन ये दिया है। तीसरा दिया है हमारा, कार्बन इज गेटिंग, दूसरा दिया है कार्बन डाई इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। फिर तीसरा दिया है सी वाला, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। और डी दिया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। बेटा इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो गलत दिए हैं, इसमें सही वाला नहीं चुनना है, जो गलत इसमें से। जैसे कि आप जैसे खुद सोचो, कोई चीज आपको लाइन से दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें अगर Z अल्फाबेट आ गया या K अल्फाबेट आ गया तो आप कहोगे इसमें जो ऑड लग रहा है, जो अजीबो गरीब सा लग रहा है आंसर, वो ABZ और K अल्फाबेट लग रहा है, क्योंकि सारी तो गिनती लाइन से दी हुई है, बस उसमें कुछ ऐसे अल्फाबेट आ गए, नंबर में अल्फाबेट आ गए। अगर अल्फाबेट की गिनती ज्यादा होगी तो हम कहेंगे भैया अल्फाबेट हमारे सही है, नंबर गलत है। तो ऑड चीज आपको पकड़ना है, बेजोड़ वाली चीज। तो इसमें से बेजोड़ वाली चीज देखेंगे कौन सी है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान दिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मैं मतलब यहां लिख दूं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और इसका उल्टा होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस होता है। और रिडक्शन का भी काम आएगा, रिडक्शन का इसका उल्टा कर देना। यहाँ पे ऑक्सीजन हो था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन इधर उठा के रख देना, ऑक्सीजन इधर उठा के रख देना। बस ऑक्सीडेशन का मतलब इसलिए लिखा क्योंकि अभी इसमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे दिया है पीबीओ, पीबीओ को कहते हैं, पीबी को कहते हैं लेड, ओ को कहते हैं ऑक्साइड। साथ में पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, लेड ऑक्साइड कहेंगे। जब कोई कंपाउंड बन जाता है तो उसको ऑक्साइड पढ़ेंगे। फिर ये दिया है कार्बन, लेड ऑक्साइड जैसे ही कार्बन से मिलेगा बनाएगा पीबी और बनेगा CO2, ठीक है। अब ये बैलेंस तो आपको आता ही है, हमने 3 मेथड बताए, हिट एंड ट्रायल मेथड बताया आपको, फिर कौन सा बताया, मेटल नॉन मेटल वाला, और साइमल्टेनियसली मैथमेटिक्स तरीके से बताया। अब देखिए यहां से ये पीबीओ अपना ऑक्सीजन दे रहा है, देने का मतलब हुआ ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहां से यहां तक आने में देखिए ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पे, ऑक्सीजन ही दिख रहा है। ये बेचारा पीबीओ जो है इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, किसको, सी को दिया। अब सी ने इसका ऑक्सीजन ले लिया तो बना CO2 बना। पहले सुनिए, अब सुनिए ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन दिया है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड हमारा रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो देखते हैं लेड कहाँ पे है, लेड सर ये नहीं, ये लेड ऑक्साइड है, लेड ये है, लेड ये है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, तो क्या लेड हमारा रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस्ड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन का मतलब क्या पढ़ा था, रिडक्शन का मतलब पढ़ा था हमने गेन ऑफ, इसका उल्टा कर दिया, लिख दे रहा हूं मैं फिर भी। रिडक्शन का मतलब देख लीजिएगा, RED लिख रहा हूं, रीड का मतलब समझ जाइएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा उल्टा कर दिएगा, जो हाइड्रोजन इधर था अब वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा। तो रिडक्शन का मतलब होता है कि गेन करे हाइड्रोजन का और लॉस करे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का लॉस करे। अब ऑक्सीजन तो ये लॉस कर रहा है, तो ये गेन कैसे करेगा। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए हमें रॉन्ग चुनना था तो रॉन्ग एक मिल गया। लेड कहां से रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस का मतलब है कि ऑक्सीजन को कहां से गेन कर रहा है। ये लेड बेचारा, यहां पे जो लेड ऑक्साइड था ये तो अपना ऑक्सीजन दे रहा है।
अब ये पूछा है कि क्या ये वाला लेड ऑक्सीजन कहीं से ले रहा है, नहीं ले रहा है, इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया होगा तभी तो ये आके इधर पीबी बना। ठीक है, पहला आंसर हमको मिल गया, ए मिल गया। चलिए ठीक है, फिर दूसरा इन्हीं ने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ के एक बार देख लेते हो क्या लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज, अब ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लिखा है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे, कार्बन ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन हो रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, सॉरी मैं पढ़ लूं एक बार, दिख रहा नहीं मुझे। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन का गेन होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाँ गेन तो हो रहा है, क्योंकि इसने बेचारे ने, लेड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ा होगा, तो इस कार्बन ने पकड़ा होगा, तो यहाँ पे आके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और गेन करने ही को तो कहते हैं ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूस का मतलब, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा, यानी कि हमको आंसर मिल गए दो, एक ए मिला और एक बी मिला, एक ए मिला और एक बी मिला। ठीक है, इनकरेक्ट। ये कौन से हमारे, ये हमको आंसर मिल गए, ए और बी मिल गया। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। और चौथा जो लिखा है, चौथा लिखा है आपका लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। पहला बताते हैं, कार्बन इज गेटिंग, क्या लिखा है? ऑक्सीडाइज। कार्बन क्या ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ले रहा है? कार्बन कहाँ है? कार्बन ये है, तो कार्बन ये है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन हमारा ऑक्सीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या था? ऑक्सीडाइज का मतलब था हमारा, यहाँ पे क्या लिखा था? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कार्बन ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन ले रहा है नहीं ले रहा है? बताइए, इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? तो देखिए बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है हमारा, उसमें कह रहे क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये ऑक्सीजन देगा, तभी तो ये कार्बन इससे लेगा ऑक्सीजन, तभी तो CO2 बनेगा, यानी कि ये करेक्ट है। इससे पहले वाला इनकरेक्ट थे, दो वाले। अब डी वाला पूछ रहे, डी वाला ऑप्शन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। लिखा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन गेन करना। रिड्यूस का मतलब लॉस करना, रिड्यूस का मतलब लॉस, यानी कि लेड ऑक्साइड लॉस कर रहा है। ये अपना लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है? रिड्यूस ही तो कर रहा है, रिमूव ही तो कर रहा है। तो यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा यारा सही है, यानी कि नीचे के आपके सी और डी वाला ऑप्शन सही है और ऊपर के दो ए और बी इनकरेक्ट है। बस अब देखिए बेटा, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आया है, आपको उसमें से क्या बताना है? लिखा है यहाँ पे देखिए Fe2O3, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। Fe2O3 दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है Fe2O3 को Al से जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये लिखा हुआ है। बस आपको बताना है ये रिएक्शन कौन सी है, क्या शो कर रही है, कि कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिकम्पोजिशन है। तो बेटा आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर रखा होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए यहाँ पे Fe है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, Fe को डिस्प्लेस करके भगा देगा। तो ये लिखा है हमने रीजन, Al इज मोर रिएक्टिव देन Fe, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब थर्ड पे आइए। थर्ड पे कह रहे हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। लिखा है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिल्म।
अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl, अगर उसमें आप आयरन फिलिंग डालेंगे, आयरन फिलिंग यानी कि कील, Fe का सिंबल, आयरन का सिंबल होता है Fe, तो क्या बनेगा, बैलेंस करेंगे तो लिखेगा FeCl2, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस निकलने की सिंबल होता है, निकलने का सिंबल होता है। जो ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं तो कोई चीज निकल रही है, अगर एरो नीचे की तरफ होगा तो यानी कि ये बताएगा कोई चीज इनसॉल्युबल है, सॉलिड की बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास HCl में Fe डाला, बना FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। अब इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहां से डिस्प्लेस कर रहा है। ये भी अगर देखेंगे तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रही है आपके पास। ठीक है, आपकी ये हो गई हमारे पास, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और इसमें प्रोडक्ट क्या चाहिए था आपको, प्रोडक्ट बेटा आपको ये चाहिए था, तो कह रही यही तो निकल रहा है हमारे पास, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, उस पर टिक लगा दिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया है, जो आपका चौथा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है आपका, सॉरी चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बेटा हमने क्या करा है बताया नहीं। चौथा क्वेश्चन जो है आपका लिखा है व्हाट इज बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो मैंने बताया था व्हाट इज बैलेंसिंग, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए, दोनों तरफ का मास वैलिड होना चाहिए इसलिए बैलेंसिंग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला तीसरा वाला। तीसरे वाले क्वेश्चन में बेटा लिखा है व्हाट हैपेंस, ठीक है, तीसरा तो हो चुका है, पांचवा वाला क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, पांचवा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अरे कुछ नहीं है पांचवे वाले में कुछ नहीं करना है, लिखा हुआ है आपके पास, इन वर्ड्स में लिखा है, उसको आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बदल के रिएक्शन बनानी है। लिखा है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी, बस और क्या होगा। हाइड्रोजन गैस को H2 कहते हैं, नाइट्रोजन को N2 कहते हैं। ये तीन दो जो लगाए ये बैलेंस करने के लिए लगाए, क्यों लगाए हैं, देखिए 2 N2, हाइड्रोजन इधर कितने, 3 लगा हुआ है, दिखा देना बेटा, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3 है, देखिए हाइड्रोजन 3 है, लेकिन इस तरफ कितने 3 2 6, आगे 2 लगा है, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6 आएगा, देखिए बैलेंस हो गई। और ये जो बेटा आया है इसको अमोनिया गैस कहते हैं, अमोनिया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं इसका ए पार्ट हो गया, अब इसका बी पार्ट कौन सा है। बी पार्ट में बेटा क्वेश्चन जो दिया है पांचवे वाले का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ नहीं, वर्ड्स में लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S। ठीक है, ऑक्सीजन O2, ये 3 दो ना देखा करिए पहले, ये बैलेंसिंग बाद में करा करिए, मेटल नॉन मेटल जैसे चेक करना करिए। बनेगा क्या, H2O और SO2, क्या निकालना था, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग आती है, बताई थी, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। अब ये मत पूछिएगा कि सर आती के होगी कैसे, नहीं आती, रिपीट करिए, मेरी जो हमने आपको टॉपिक्स पढ़ाए उस पर देखिए मैंने कैसे बताया, 3 मेथड बताए हैं बैलेंसिंग के। तीसरा देखिए, बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट से करना है, रिएक्ट करके क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनेगा। ये क्या है, 3 लगाया है, ये 2 और ये 3 है। ठीक, बैलेंसिंग नहीं बता रहे। फिर लिखा है पोटेशियम को वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। निकलने का सिंबल क्या था, ऐसा। ठीक है, ऊपर की तरफ जो गैस बनेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब इधर आओ छठे वाले पे, छठे वाले की तरफ बेटा हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, HNO3। ठीक है, HNO3 को करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है। नाइट्रेट को हम लोग को किसके करना है, नाइट्रिक एसिड को करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बनेगा, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O बनेगा हमारे पास। नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन उधर कितने हैं, 2, देखिए इधर कितने हैं, 2, इधर कितने, 2, इसका 2 और इधर का 2, 4, 2 2 4। कैल्शियम इधर कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, आगे कुछ नहीं, 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 6, 6 ये हो गए, 7 8, 2 इसके ऑक्सीजन 8 हो गए, इधर कितने हैं, 3 2 6,
6 और 2 8 बैलेंस। ठीक, हाइड्रोजन भी देखो बैलेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही करना है, मेटल नॉन मेटल करके करो, चाहे साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, चाहे आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है। ठीक है, सेकंड देखो आप इसका लिखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मत बोलना इसको। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, NaSO4 मिलेगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। ठीक है, बनेगा Na2SO4 और वाटर निकल जाएगा। फिर देखो तीसरा, देखो ये कौन सा हम लोग करा रहे, छठा वाला करा रहे। छठे में क्या लिखा है, छठे का हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा, थर्ड वाला पढ़ेंगे। थर्ड में क्या दिया है, NaCl, C वाला दिया है। NaCl में हम लोग क्या मिलाएंगे, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl को नमक कहते हैं NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, Ag मतलब सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। क्या होगा, Na और NO3 इधर आ जाएगा और ये Ag इसमें मिल जाएगा। ये Ag जो बनेगा बेटा, ये जो बनेगा ये ऐसा बनेगा नीचे की तरफ एरो। क्यों, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है, पानी में डिजोल्व नहीं होगा, और ये व्हाइट पीपीटी बनता है बेटा, याद रखना। AgCl जो होता है वो पीपीटी बनता है, पूरी तरीके से सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं हो पाता, मिक्स नहीं हो पाता, अच्छे से घुल नहीं पाता। ठीक, आ गया हमारे पास। अगर देखा जाए तो ये भी एक आयनिक रिएक्शन है, इसके आयंस और इसके आयंस आपस में मिल रहे हैं, ये भी आयनिक रिएक्शन, ये भी आयनिक रिएक्शन। 10⁻⁻6 सेकंड के अंदर खटाक से होती है, बहुत तेजी से, हमें पता भी नहीं चलता है। फिर देखिए चौथा कौन सा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को हमने करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा, BaSO4 H2 की H कितने, 2, Cl कितने, 2, तो 2 आगे लगा दिया, HCl मिल गया, खत्म। ये BaSO4 क्या होता है, ये भी एक पीपीटी होता है बेटा। पीपीटी कौन सा पीपीटी होता है, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब जो पार्ट पूरा लिक्विड में घुल ना पाए, मिल ना पाए, सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल को पीपीटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया है, 7 में मैं देख लूं जरा क्या दिया है। अरे कुछ नहीं है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, इन वर्ड्स में लिखा है, केमिकल फॉर्मूले में लिखना है, कुछ नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। अब लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, कुछ तो इज्जत करो। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, उसमें हम लोग को अब यहाँ तक के ये नहीं पता करना है कि सर ये OH कहाँ से आया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 बाद में बैलेंस करते रहना। ठीक है, फिर क्या मिलेगा हमारे पास, CaCO3, ठीक है, CaCO3 मिलेगा और 2H2O बैलेंस करने के लिए। ये रिएक्शन आपको अगर देखना चाहो तो ये रिएक्शन इतनी अच्छी नहीं लगेगी, बैलेंस करने के बाद कुछ और आएगा, लेकिन हमने इसको अच्छा करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया और सब बैलेंस भी हो गए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। आप जब बैलेंस करोगे तो आपको कुछ अलग सा कुछ नंबर्स मिलेंगे, लेकिन उसको अच्छा रिएक्शन कुछ हाफ करके मिलेगा फ्रैक्शन में। लेकिन आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी रिएक्शन एक लाइन में हो जाएगी, ना कि फ्रैक्शन में देखने से अच्छा रहेगा। कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट आ गया। ठीक है, जिंक लिया, जिंक में क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट। जिंक में AgNO3 डाला। AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होगा। सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग क्या मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे तो ZnNO3 मिलेगा और Ag निकल जाएगा। ठीक है, चलो हो गया हमारे पास। क्यों, सिल्वर नाइट्रेट, AlCuCl3। ठीक है, Al है, एल्यूमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है हमारे पास, उसको हम लोग रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर निकल जाएगा। मालूम है ना रिएक्टिविटी सीरीज से कैसे डिस्प्लेस होता है, देख लेना कौन ऊपर रखा हुआ है, Al पहले आता है, इसमें भी देख लेना कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। BaCl2, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, क्या मिलेगा, प्लस निगेटिव, प्लस निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले निगेटिव से मिला दो, चुपचाप आंसर आ जाएगा। बैलेंस कर लेना, देख लेना इसमें कैसे होगा। ये 2 K है, देखो यहाँ पे भी 2 K है, 2 Cl है, 2 Cl है, इसलिए इसका 2 बाहर कॉमन ले लिया और KCl लिख दिया। नहीं आता तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए, बार बार नहीं बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या लिखा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा लिखा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई किस टाइप। अरे कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि आपको बैलेंस करनी है, बैलेंस करने के बाद आपको ये भी बताना है कि किस टाइप की है, कि कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है। चलो ठीक है, देखते हैं
KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, BaI2 बेरियम आयोडाइड से करवाएंगे। BaI2 का मतलब होता है Ba सिंबल होता है और Ba का मतलब होता है बेरियम, I2 का मतलब होता है क्या हुआ आयोडाइड, ठीक है। आयोडीन ना पढ़ना क्योंकि भैया अब साथ में लिखा हुआ है, अब ये एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, अगर सिंगल एलिमेंट होता तो आयोडीन पढ़ते, अब साथ में किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ गया, एक एलिमेंट जुड़ा तो अब कंपाउंड बन गया, कंपाउंड बनने के बाद पढ़ेंगे बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड कुछ नहीं, इसका प्लस इसका निगेटिव, इसका प्लस इसका निगेटिव, क्या मिलेगा हमारे पास KI, इसके दो है तो आगे 2 लगा दिया, BR है, अब इसमें भी 2 लगा था आगे तो BR के पीछे 2 लगा दिया हमने यहाँ पे। अब ये मत करना है कि 2 आगे लगा देना, ये बेवकूफी मत करना है क्योंकि वो खुद पे खुद इधर भी BA एक ही है, इधर भी BA एक ही है। हाँ, इसमें आगे जो 2 लगा है वो K भी 2 होगा और BR भी 2, इसलिए BR को हमने पीछे लिख दिया, आगे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा आपके पास सेकेंड जो क्वेश्चन आई है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 को मिलाओगे, किस नहीं मिलाना, कुछ मिलाना नहीं है। ZnO3 को अगर हल्का से आप हीट कर दो, ये हीट का सिंबल होता है डेल्टा जिसको बोलते हो ये वाला, ठीक है, हीट बोलते हैं इसको। क्या करना है, अच्छा हाँ पहले ये तो बता दिए कौन सी रिएक्शन है ये। बेटा देखो ये पूछिए ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। कोई पूछे ये किस टाइप की रिएक्शन है तो कह देना डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका और इसका 2 इधर 1 2 1 2, 2 इधर एलिमेंट 2 इधर एलिमेंट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन डबल कर रहे हैं। एक इसका ले रहे हैं तो ये इसका आ रहा है, एक इसका, तो ये कौन सी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख रहा नहीं बता दे रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है पहली, ठीक है। दूसरी देखो ZnCO3 से ZnCO3 को जब हमने हीट करा तो निकला ZnO और CO2 निकला, यानी कि एक बड़ा सा कंपाउंड था हीट करने पे टूट गया, इसके अंदर से ये निकला, इसके अंदर से CO2 निकला, यानी कि ये रिएक्शन हो गई डीकम्पोजिशन। कौन सी हो गई डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज कर देना, तोड़ देना, हीट करके तोड़ देना या इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ देना, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास H2 प्लस Cl2, H2 हाइड्रोजन प्लस Cl है, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2HCl हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस था, ये बैलेंस नहीं था तो आगे हमने 2 लगा दिया, ये भी 2 ये भी 2, अब यहाँ पे क्या हो गया Cl2 ही हो गया यहाँ पे, ठीक है, Cl2 है, 2HCl हो गया, बस खत्म बात, आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आया हमारे पास मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2 बनेगा, MgCl2 प्लस H2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसे होती है, बाहर निकलती है तो ऊपर सिंबल होता है, इसको नोट करो बेटा, फिर हम आगे बताते हैं। अब देखिए बेटा आपके पास जो क्वेश्चन आया है 9th वाला, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए। 9th वाला पूछ रहा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कोई चीज को रिलीज करना। एंडोथर्मिक का मतलब हुआ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ एनर्जी रिलीज। एग्जाम्पल पूछा है, चलो बता देते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्यूब है, ठीक है, पानी है, पानी जाके फ्रिज में रखोगे किसमें बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा, तो अंदर फ्रिज से जो आपका रेफ्रिजरेटर है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करी और बाहर रिलीज करी। उसने कोई चीज जब बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब कोई चीज बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, कोई चीज का रिलीज होना, निकलना, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन, तोड़ना, एनर्जी दो और निकले, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को एनर्जी दे दो तो टूट जाएगा 2 हिस्सों में, एक CaO और CO2 में टूट जाएगा, इसे कहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्या है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं बेटा ड्रॉप करूंगा क्योंकि वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब 10वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन जो बेटा, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन। कह रहे हैं जो हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या है, वो हमारा एक्सोथर्मिक क्यों है, एक्सोथर्मिक क्यों है,
ये 10th ही है ना, एक मिनट रुकिए बेटा। हाँ तो बताइए बेटा, कह रहे हैं वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, कह रहे जो हम रिस्पायरेशन लेते हैं क्या वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए यहाँ पे आपको एक ऐसी, हमने आपको ये लिख के दिया है, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन में मिलके बनेगा CO2 और H2O और एनर्जी निकालेगा। इससे क्या मतलब है, इससे बेटा ये मतलब है कि जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो किससे लेते हैं, खाने से। खाना हमें एनर्जी देता है। खाना जैसे ही हमारे स्टमक में जाता है, जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है तो ये डाइजेशन के थ्रू छोटे 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 मॉलिक्यूल में टूटने लगता है। जब ये मॉलिक्यूल में जो टूटने लगता है उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, इसको ग्लूकोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, मिल जाता है। ग्लूकोज, खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया, पेट में क्या हुआ, हमारे खाना ब्रेक डाउन हुआ, टूटा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। किसके मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर के जो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे कांटेक्ट में आ जाता है, उसको अपने साथ ले लेता है। साथ में लेने के बाद एक रिएक्शन करता है और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। जैसे ये भी मेरे पसीना निकल रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, एनर्जी तो है लेकिन वाटर भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है बेटा एक्सोथर्मिक हुई। ठीक है, कोई चीज ले रहा है, हमने कहा था जब कोई चीज बनती है तो बनने में एनर्जी रिलीज होती है और रिलीज को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हमारी बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब कोई बॉन्ड बनता है, जब कोई चीज बनती है तो बनने में एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन पे बेटा देखो यहाँ पे लिखा, मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिए। ये कह रहे हैं क्या हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप इधर देखिए क्या है, इसको मत देखिएगा, अभी मैं बताऊंगा क्यों लिखा है ऐसे। कॉम्बिनेशन A प्लस B प्लस क्या निकला, AB, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, या इसमें कुछ भी जोड़ दो तो और लंबी हो जाएगी, A प्लस B प्लस C तो बनेगा ABC। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, एक ये एलिमेंट एक ये एलिमेंट कंबाइन होके कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रहा है। लेकिन अगर इसी को यहाँ पे हम लिख देंगे AB स्टार्टिंग में और इसको यहाँ पे कुछ एनर्जी वगैरह दे के तोड़ेंगे तो ये निकलेगा A प्लस और B, A प्लस और B निकलेगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो यही बताना चाह रहे हैं, यही कहा है इन्होंने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो हमारी ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन की। क्या ऐसा कह दो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी उल्टी है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को इधर से देखोगे तो कॉम्बिनेशन, इसको इधर उठा लाओ और कुछ एनर्जी दे के तोड़ दो तो ये डिकम्पोजिशन, अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट के एलिमेंट में अलग हो जाएगा। तो यही लिखा है ZnCO3 लिखा है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एनर्जी दी, यहाँ पे क्या दिया, जिंक कार्बोनेट को एनर्जी दी, बना ZnOCO2। देखो क्या है ये कैसी है, ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब अगर इधर से देखो कि CO2 ZnO मिलेगा तो क्या बनेगा, ZnO3, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। इधर से देख रहे हैं तो डीकम्पोजिशन, इधर से देख रहे हैं तो कॉम्बिनेशन। ऐसे ये भी है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने कोई एनर्जी दी, बना, टूटा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 में टूट गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ आते हैं। 12 में का पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन बतानी हो जो हीट के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, या कुछ हमारी थर्मल समझते हैं, सनलाइट की कोई एक ऐसी रिएक्शन बतानी थी। 3 रिएक्शन आपको बतानी है ऐसी जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से हो, थर्मल से हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो या लाइट के जरिए से हमारे। ठीक है, हीट, थर्मल का मतलब ही हुआ हीट देके। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है बेटा KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 को हमने हीट करा। कैसा हीट करा, स्ट्रांगली, तगड़ा हीट कर दिया। हीट करने पे बेटा ये टूट जाएगा, टूट के बनाएगा KCl और CO2। तो ये हम जो हीट कर रहे हैं ये मैनुअली कर रहे हैं, खुद से हीट कर रहे हैं, जाके आग दे रहे हैं, हीट खुद से। लाइट नहीं पड़ रही है, कोई सन की रेज नहीं पड़ रही, हम खुद जाके इसको स्प्लिट लैम्प या बंसन बर्नर
या जिससे भी आप हीट करना चाहो, शमा वगैरह जिससे भी, उससे होगा नहीं वैसे, हीट करके तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा KCl प्लस CO2। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल रिएक्शन कहते हैं, या आप इसको थर्मोलिसिस भी कह दिया करो। मैं बार बार चेक करता हूँ बेटा, वीडियो रुक जाती है बीच में, इसलिए चेक करना पड़ता है। तो थर्मल क्या हुआ, थर्मल, ये थर्मल बोल दो रिएक्शन, या थर्मोलिसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा देखिए NaCl, ये तो थर्मल वाली हो गई कि हीट सप्लाई से करिए, तो कोई ऐसी रिएक्शन बताइए। अब इलेक्ट्रिसिटी से पूछ रहे हैं रिएक्शन, कोई क्या इलेक्ट्रिसिटी की कोई रिएक्शन है कि किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी दे और टूट गया है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के गिब्स पे देखिए हमने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड को क्यों इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं सर, इससे हीट से तोड़ दिए, नहीं टूटेगा बेटा। ये रिएक्टिविटी में वो वाले एलिमेंट है जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कड़क होते हैं, जो जल्दी नहीं टूटते हैं। Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, और इसके आयंस कैसे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी देना जरूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी ये लेगा भी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहीं काम आती है अगर किसी के अंदर पॉजिटिव निगेटिव आयंस हो, तो उसके अंदर है, ठीक है। आप कहेंगे सर इसके अंदर भी तो है, लेकिन ये बेटा जो है इतने, इसके रिएक्टिविटी सीरीज में ये एलिमेंट डिफरेंट है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ हम देंगे तो Na प्लस टूटेगा और Cl, ठीक है, यहाँ पे क्या टूटेगा, Cl2 टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगा था इसलिए हमने 2 लगाया, बैलेंसिंग किया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से भी हो गया। सर लाइट से कोई एग्जांपल दिए, लाइट रिएक्शन देखिए, यानी कि सन की रेज में, या फोटोन कह सकते हैं, फोटोन कह दो, लाइट कह दो, या कभी कभी हम लाइट को hµ या hV लोग बोलते हैं, उससे भी डिनोटेड करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वाटर नहीं है, H2O2 है। इसको लाइट देंगे तो ये बनेगा H2O में टूट जाएगा हमारा, ठीक। ये आ गई हमारी C वाली आ गई। C वाली आने के बाद हम आपका दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको 14 वाला बताने जा रहा हूँ, इसमें 12 वाला था, 13 वाला नहीं बताया क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अब चलिए हम देखते हैं अपना 14 क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो 14 क्वेश्चन में बेटा देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 14 क्वेश्चन में बेटा आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन द रिफाइनिंग सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, सिल्वर है एक हमारे पास, उसमें क्या करना है, सिल्वर की रिफाइनिंग कर रहे हैं। रिफाइनिंग का मतलब समझिए, रिफाइनिंग का मतलब कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन करना है, उसको रिफाइन करना है। तो हमें रिकवरी में क्या मिल रहा है, जब हम उसको रिकवरी कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, तो सिल्वर से हमको क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर है, और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो कॉपर को हमने यहाँ पे क्या किया, क्या क्वेश्चन किया एक बार देख लें। इन द रिफाइनिंग सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर, हमें क्या मिल रहा है, सिल्वर मिल रहा है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट में। सॉरी बेटा, देखो ये कह रहे हैं जब हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, प्योर इसको साफ कर रहे हैं सिल्वर को, तो हमको रिटर्न में क्या मिल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमें सिल्वर मिल रहा है, ठीक है। जब उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कॉपर मेटल से, ठीक है, कॉपर मेटल है, और ये कौन सा सॉल्यूशन है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। जब हमने दोनों का रिएक्शन करा तो हमें रिफाइनिंग करने पे, सफाई करने पे, प्यूरिफिकेशन करने पे, चाहे रिफाइनिंग कह दो, प्यूरिफिकेशन कह दो, सफाई कह दो, कुछ भी कह दो, तीनों एक ही है। तो कॉपर मेटल से जब हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से जब रिएक्ट करा, साफ सफाई करी, कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल के सफाई करी, तो हमें यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मिला, सिर्फ ये कह रहे हैं, ठीक। अब देखो 17वां क्वेश्चन, इसकी बाद वाला मैंने करवाया, वो नहीं करवाऊंगा। 17वां डायरेक्ट पे आते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करवाएंगे, और प्रेसिपिटेशन क्या है ये भी बता दिया है मैंने। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स। कह रहे हैं एक शाइनी ब्लैक कलर्ड एलिमेंट है जिसको हीट करने पे वो ब्लैक कलर का कंपाउंड दे रहा है, उस एलिमेंट का नाम बताइए, उस कलर कंपाउंड का कलर कैसा होगा, ठीक है। एक शाइनी जो एलिमेंट है हमारा वो कॉपर हुआ, पहला आंसर। शाइनी एक्स एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है, कॉपर है। कह रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन, तो भैया एयर को ऑक्सीजन ही तो कहेंगे। जब कॉपर मेटल को शाइनी एक्स मेटल यानी कि कॉपर है, जो एक्स मेटल कहा गया है शाइनी मेटल वो कॉपर ही है, ये कॉपर मेटल है।
ठीक है। इसको जब एयर से, एयर यानी कि ऑक्सीजन, जब इसे रिएक्ट करा तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड जो बेटा होता है वो हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, और जो एलिमेंट इन्होंने पूछा है कि वो कौन सा कंपाउंड है, यही वो कंपाउंड है। इसने आपकी रातें खराब कर दी, ठीक है। ब्लैक कलर कंपाउंड यही है, CuO। अगर कोई पूछे तो यही है। ये सॉलिड होता है बेटा, याद रखना, ये सॉलिड होता है, सॉलिड, ठीक है। एस स्टेट में कोई इसका स्टेट पूछे या फेस पूछे कि क्या है भैया, सॉलिड है, क्या है, लिक्विड है, सॉलिड, कह देना सॉलिड है बस, ठीक है। अब देखो 18वें क्वेश्चन पे क्या कहा गया है। 18वें क्वेश्चन पे क्या किया है, व्हाई डू अप्लाई पेंट ऑन दी आर्टिकल। कह रहे हैं हम लोग पेंट क्यों यूज करते हैं, पेंट वगैरह क्यों लगाते हैं। कोई मेहमान आए तो उसको अच्छा लगे देख के हमारा घर, ठीक है, इसलिए नहीं, इसलिए तो करते हैं, ये भी है। लेकिन हम लोग इसलिए लगाते हैं बेटा पेंट ताकि रस्ट, जंग ना लग जाए। आप जंग बोल दो हिंदी में, रस्टिंग ऑफ आयरन बोल दो, रस्ट का मतलब भी जंग होता है, या कोरोजन भी बोल दो, या कोरोड भी बोल दो, या ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। ये सारे टर्म इसके अंदर ही आ जाएंगे। ऑक्सीडेशन होगा तो कोरोजन होगा, कोरोजन होगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे, रस्टिंग होगा। रस्टिंग, कोरोजन, कोरोड, जंग लगना एक ही चीज है। तो हम लोग अप्लाई क्यों करते हैं पेंट, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो बताइए आपके पास कोई आंसर है। चलिए मैं बताता हूँ, आप क्या बताएंगे। देखिए हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बिकॉज, पहले मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग unpainted articles let the metal surface comes in contact with atmospheric oxygen. In the presence of oxygen it form iron third oxide. ये कह रहे हैं जो अनपेंटेड आर्टिकल होते हैं उस पे जंग लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आप खुद बताओ, मेटल की कोई मेटल वाली कोई चीज आपके यहाँ रखी है, पेंट नहीं है, ऐसी कई महीनों तक के रखी है, हवा धूल मिट्टी गर्दा सब जा रही है, तो उस पे ज्यादा चांसेस होंगे किसके, जंग लगने के, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यों लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर जाते हैं, मॉइस्चर वगैरह सब कुछ पड़ता है, इसलिए उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए उसके अंदर ये बन जाता है आयरन थर्ड ऑक्साइड। और यही इंसान है ये जो जंग लगाता है। आयरन थर्ड ऑक्साइड ही एक ऐसा हमारा एक कंपाउंड है जो जंग लगाने में बहुत ही शातिर है, इसी की वजह से जंग लगता है। तो इसलिए हम लोग इसको आयरन थर्ड ऑक्साइड कहते हैं। यही जनरेट करता है कि जंग की स्टार्टिंग यही करता है। अब ये पूछेंगे सर ये आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या है, बेटा ये थोड़ा सा लंबा है, आज जब थोड़े बड़े क्लास में आओगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका स्टार्टिंग का नेम, मिडिल का नेम, लास्ट का नेम, वो सब एक पूरा एक पैटर्न है, तब मैं आपको बताऊंगी आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या होता है। आयरन थर्ड ऑक्साइड ऐसा समझ लो Fe है, उसकी थर्ड ऑक्साइड है, ठीक, इतना समझो। अब ये आपका चैप्टर जो है बेटा क्लोज फिनिश हो गया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेके आते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद।